चलो यार, आज हो गया हमारा 13 फरवरी ना। तो आज का करंट अफेयर देखो, आज इंपॉर्टेंट आए हैं आर्टिकल्स, इन्वायरमेंट, साइंस, इन सब के रिगार्डिंग टॉपिक ज़्यादा है। ठीक, तो पहला टॉपिक देखो, वेस्ट मैनेजमेंट सिनेरियो फॉर विकसित भारत। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट का नाम क्या है? सिनेरियोज टुवर्ड्स विकसित भारत एंड नेट जीरो वेस्ट रिपोर्ट। इसका नाम ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार के, और मेंस में भी इससे डायमेंशन बनेंगे। मतलब इंडिया का जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट भी तो एक पार्ट है कि जितना भी वेस्ट का जनरेशन हो रहा है, आइदर डोमेस्टिक वेस्ट, आइदर इंडस्ट्रियल वेस्ट, या फिर आज जो आजकल नया आ गया है ई वेस्ट, और ये ई वेस्ट तो आगे इंक्रीज ही होगा, कमेगा तो है नहीं, ये सब वेस्ट आगे इंक्रीज होंगे। तो ओवर और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट होगा। तो इन सब वेस्ट का हम डिस्पोजल कैसे करेंगे, इन सब वेस्ट का हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है ना। तो उसी वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, सिनेरियोज टुवर्ड्स विकसित भारत एंड नेट जीरो वेस्ट रिपोर्ट। मतलब हम विकसित भारत बनने जा रहे हैं, नेट जीरो हमारा टारगेट है ना, नेट जीरो एमिशन अचीव करना, नेट जीरो @ 2070 तक का हमारा टारगेट है ना, कि हमको नेट जीरो अचीव कर लेना है 2070 तक। तो ये भी अचीव करने के लिए हमको वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है, और विकसित भारत, इंडिया को डेवलप बनाने के लिए भी वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है। तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट निकाली है, इसमें बहुत सारी बातें नीति आयोग ने हाईलाइट की है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, तैयार इसको अच्छे से कर लेना। अब रिपोर्ट ने क्या क्या आइडेंटिफाई किया है, क्या क्या हाईलाइट किया है, देखो। तो रिपोर्ट आइडेंटिफाइज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, सही से वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट नहीं किया गया है। ठीक, और ये सब जो हैं ये बैरियर हैं नेट जीरो अचीव करने में। नेट जीरो जो हमको 2070 तक अचीव करना है, उसको अचीव करने में ये सब बैरियर हैं, या फिर जो हमको विकसित भारत बनना है, उस विकसित भारत के बनने में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स आ रहे हैं, ये बैरियर हैं। देखो कहाँ कहाँ चैलेंजेस आता है, रिपोर्ट ने क्या क्या बताया है। चैलेंजेस देखो, सबसे पहले तो ये जितने भी वेस्ट हैं, ऊपर हम वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं ना। देखो टॉपिक क्या है हमारा, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट में कितने टाइप्स हो गए, वेस्ट के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर हो सकते हैं कि नहीं। आजकल तो नया आ गया है ई वेस्ट। तो ये गंदगी के भी अलग अलग टाइप होते हैं। आजकल तो रेलवे स्टेशन पे भी 3 रंग के डब्बे रखे होते हैं, तो तुम इसी से समझ जाओ ना कि ये वेस्ट के अलग अलग टाइप्स हम तुमको बता रहे हैं। तो जितने भी वेस्ट हैं वो ओवरऑल सब मिलाकर ग्रीन हाउस गैस इमिशन बहुत ज़्यादा करते हैं, और इंडिया की टोटल इमिशन का 2.56% जो इमिशन हो रहा है वो वेस्ट से हो रहा है, ये 2020 का डाटा कहता है। ठीक, और देखो दूसरा चैलेंज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, रिपोर्ट ने ऐसा हाईलाइट किया है। अगर हम आज का डाटा देखें तो करेंटली ओनली 39% ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कवर्ड बाय सीवर नेटवर्क्स। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इंडिया में इतना ज़्यादा है कि आज के डेट में बस 39% इंफ्रास्ट्रक्चर सीवर नेटवर्क से कनेक्टेड है। मतलब जो हमारा वॉशरूम वाला पाइपलाइन होता है ना, उसका सही से कवरेज होना, उसका प्रॉपर चैनलाइज्ड होना, पाइपलाइन मेंटेन्ड होना, उसका वेस्ट मैनेजमेंट सही से होना। और ये सीवर नेटवर्क क्यों बोला गया है अभी आगे तुमको हम बताएंगे। ठीक, तो बस ये समझो कि अभी जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मात्र 39% इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें वेल कवर्ड सीवर नेटवर्क हैं, और इस 39 में से केवल 44% सीवेज नेटवर्क हैं जो कि साफ सफाई उनका होता है, उनका वेस्ट कलेक्ट करके हटाया जाता है और फिर उस सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब साफ सफाई किया जाता है। बस इतना समझो, इंडिया में 100% इंफ्रास्ट्रक्चर में से मात्र 39% इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर्ड सीवर नेटवर्क है। सीवर नेटवर्क मतलब नाली का, बाथरूम का जो पाइपलाइंस होते हैं ना, वो वाले नेटवर्क। ठीक, तो मात्र 39% इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कवर्ड है। और इस 39 का जब हम 44% देखते हैं ना, तो ओनली 44% ऑफ सीवेज इज कलेक्टेड, मतलब और ट्रीटेड। और ये कलेक्टेड और ट्रीटेड मतलब इस पाइपलाइन की, इस नाले की साफ सफाई भी तो होनी जरूरी है। तो कलेक्शन और ट्रीटमेंट इसी साफ सफाई को बोलते हैं। तो सोचो कितना कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया में, मात्र 39% और मात्र 44% सीवेज वाला कवरेज दिख रहा है। अब सीवेज यहाँ कहाँ से आ गया, तो सीवेज यहाँ से आया। सीवर जो होते हैं ना हमारे, जो वॉशरूम वाले हमारे
जो सीवेज टैंक होते हैं, सेप्टिक टैंक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस इमिशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं, और इवन मीथेन का इमिशन करते हैं। CH4 मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा पोटेंट है ये। ठीक, तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस इमिशन करते हैं सीवर नेटवर्क, इसलिए ये डाटा दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया के गैप्स हैं। और देखो, अर्बन प्रेशर बढ़ रहा है इंडिया में। अर्बन प्रेशर बढ़ रहा है मतलब इंडिया में रूरल से माइग्रेशन हो रहा है ना अर्बन एरियाज के तरफ। अर्बन एरिया में लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिसको हम अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। अर्बनाइजेशन एक मेंस का अलग टॉपिक बनता है, जिसको हम मल्टीपल टाइम डिस्कस करते रहते हैं। ठीक, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक 53% हो जाएगा अर्बन प्रेशर। तो आने वाले टाइम पे अर्बन एरिया में प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या गंदगी बढ़ेगी, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, तो वेस्ट जनरेशन भी बढ़ेगा। तो हमारे पास मैनेजमेंट सही होना चाहिए ना। और देखो, इंडिया में मात्र 39% वेस्ट जो है वो साइंटिफिकली प्रोसेस्ड होते हैं, बाकी सारे तो ऐसे कचरा कबाड़ में फेंके रहते हैं। 39% ही सही से प्रोसेस होना, मतलब ये प्लास्टिक है तो इधर आओ, ये ई वेस्ट है तो ये इधर इस कैटेगरी में आ जाओ, ऐसे सेग्रीगेट करके सही से इनको प्रोसेस करना ये हो ही नहीं पाता है। मात्र 39% हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं साइंटिफिक वे में, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लिमिटेड सेग्रीगेशन। लिमिटेड सेग्रीगेशन मतलब एक डस्टबिन का टुकड़ा है, इसी में मोबाइल का बैटरी भी है, इसी में प्लास्टिक भी है, इसी में पनीर का वो रैपर भी है, इसी में टॉफ़ी का भी रैपर है, और इसी में एक लैपटॉप का हार्डवेयर भी फेंका हुआ है। मतलब सारे तरह के कचरे एक ही जगह जमा करके फेंक देते हैं और सेग्रीगेशन नहीं करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि ई वेस्ट अलग करो, प्लास्टिक अलग करो, कोई ये ग्लास वाला मटेरियल है तो उसको अलग करो। तो ऐसे सेग्रीगेट करके हमको वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा कैटेगरी वाइज। ई वेस्ट का खुलेआम हम डिस्पोजल रोड पे नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे रिस्क हो जाएंगे ई वेस्ट में से, क्योंकि सब में लिथियम है, अलग अलग केमिकल्स है ना ई वेस्ट के बैटरीज वगैरह में, तो उसको हम ऐसे नहीं प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए अलग हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है जो तुमको हम कराए हुए हैं। प्लास्टिक के लिए सरकार का प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। ये तो आज से 3-4 साल पहले से करंट अफेयर में प्लास्टिक और ई वेस्ट जनरेशन रूल्स वाला न्यूज़ में रहता है। तो सही से सेग्रीगेट करना होगा हमको, जो कि लिमिटेड होता है। प्लास्टिक हम सही से मैनेज नहीं कर पाए हैं अभी तक। कहाँ कहाँ बैन हुआ है प्लास्टिक, जरा बताओ। सब जगह प्लास्टिक खुलेआम मिल रहा है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है ई वेस्ट बढ़ते जाएगा, ई बैटरीज बढ़ेंगे, तो ई वेस्ट का जब हमको मैनेजमेंट भी अच्छे से करना होगा। इंडिया में पुअर वेस्ट हैंडलिंग है, सही से जो वेस्ट कचरा उठाने वाले होते हैं वो सही से उसको हैंडल भी नहीं कर पाते हैं। और एक सोशल स्टिग्मा भी है कि कोई अच्छा आदमी इस वेस्ट मैनेजमेंट के लाइन में आना नहीं चाहता है। एक हायरार्की बनी हुई है सोसाइटी में कि नीचे जात का ही आदमी साफ सफाई और ये जो ये वाला सब काम है ना, गंदगी साफ सफाई करना, ये नीची जाति का ही आदमी करेगा। ये सोसाइटी का स्टिग्मा बन चुका है, तो ये एक सोशल इशूज भी बनता है। एक टॉपिक तुमको हम कराए हुए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, और जब 2-3 बार ही कराए हैं, और जब कराए हैं बोले हैं ये एक एवरग्रीन टॉपिक है, जिस बार आएगा उस बार रुला देगा। यूपीएससी जल्दी पूछता नहीं है, मतलब पूछ नहीं रहा है 3-4 साल से मैनुअल स्कैवेंजिंग पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैनुअल स्कैवेंजिंग, नमस्ते एक्ट, इन सब से रिगार्डिंग। और हम 3 बार कराए हैं अभी तक, मात्र 3 बार, और 3 सालों में। अब वो एक ही बार 2 बार आता है, और सोशल इशूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनुअल स्कैवेंजिंग। जब पूछेगा ना तो थोड़ा सा वो शॉक देकर जाएगा पॉपुलेशन को, क्योंकि जल्दी वो डिस्कस होता नहीं है। चलो कर लेंगे हम लोग कभी, हम रिपीटेड वे में कल परसों में वो टॉपिक मैनुअल स्कैवेंजिंग का कर लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। सोशल स्टिग्मा तुमको उस टॉपिक में पता चलेगा कि सोशल स्टिग्मा कैसे होता है, कि नीचे जाति वाले लोगों को ही ये कचरे साफ सफाई इन सब वाले लाइन में लगाया जाता है। तो ये सब चैलेंजेस है जो नीति आयोग की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है। ठीक, इतने चैलेंजेस हैं, तो सोचो वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अगर आंसर आएगा तो हम कितनी चीज़ें इसमें से यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ भी आएगा तो कितना हम लिंक कर सकते हैं। अब वो तो चैलेंजेस है। सॉल्यूशन देखो, अब इस वे फॉरवर्ड में ना क्या क्या कर सकते हैं वो भी लिखा है, और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है वो भी लिखा है। ठीक, जैसे कि मीथेन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस बनाने के लिए, इससे मीथेन का रिसाइकिल भी कर लेंगे, सही से प्रोसेसिंग भी कर लेंगे कि मीथेन जो इमिशन हो रहा है उस मीथेन को कलेक्ट किए और बायोगैस में कन्वर्ट कर लिए। सरकार कर भी रही है ये काम। ठीक, 100% डोर टू डोर सेग्रीगेशन हम अचीव करेंगे, मतलब घर घर जाकर कचरा उठाएंगे और सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग कचरा, मोबाइल का बैटरी अलग, प्लास्टिक अलग, फिर से कागज अलग, ऐसे करके सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट होगा, और कर भी रहे हैं। स्वच्छ भारत 2.0 से ये अलाइंड है हमारा
घर घर कचरा वाला आता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल ऐसे करके, लेकिन वो उसको प्लान और उसको और अच्छा हम प्लान्ड वे में कर सकते हैं। अभी भी सही से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सेग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट में सही से सेग्रीगेशन हो नहीं रहा है, तो ये अचीव करना है। ठीक, फिर से सीवर नेटवर्क जो तुमको हम बताए, सीवर नेटवर्क्स को सही करना है और एम ये है कि 2070 तक 85% कवरेज हमको कर लेना है। अभी कितना कम है हम देख रहे हैं। फिर से गवर्नमेंट का मिशन लाइफ चलता है ना कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड हमको प्रमोट करना है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमको प्रमोट करना है जिससे वेस्ट जनरेशन कम हो। इसी मिशन लाइफ से रिलेटेड एक हमारा कॉन्सेप्ट है ना 3R का, रिसाइकिल, रिड्यूस और एक और क्या होता है भूल गए हम, और रीयूज। हाँ, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज। ठीक, तो 3R सर्कुलर इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट तुमको हम कराए हुए हैं। प्रीलिम्स में, मेंस में पूछा था इससे सवाल इस बार। ठीक, कहाँ गया, हाँ, तो ये मिशन लाइफ इंडिया का है, ये प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था। फिर से ग्रीन फाइनेंसिंग करना होगा। ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब हमको एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के लिए फंडिंग करनी होगी ना, तो इसी को ग्रीन फाइनेंसिंग कहते हैं। ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस करो, इसीलिए ग्रीन फाइनेंसिंग नाम पड़ा है उसका। कार्बन क्रेडिट तुमको हम कराए हुए हैं, कार्बन मार्केट में कैसे कार्बन क्रेडिट बेचा जाता है। तो कार्बन क्रेडिट से हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स को, एमएसएमईज को, कि वो कम से कम कार्बन एमिशन करे। कार्बन क्रेडिट समझते हो कैसे काम करता है? जैसे कि देखो, इंडस्ट्री ए है और एक इंडस्ट्री बी है, ये दो इंडस्ट्रीज है। ठीक, गवर्नमेंट ने दोनों को अलाउ किए हुआ है, मान लो या दोनों को अलाउड है कि आप 100 यूनिट कार्बन इमिशन कर सकते हैं प्रोडक्शन में। एक दोनों, चलो मान लो दोनों कुरकुरे बना रहा है, ठीक, और इसको परमिशन दोनों को कितना मिला हुआ है कि तुम कुरकुरे बनाओ, 100 ही यूनिट कार्बन इमिशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ए समझदार था, 70 यूनिट कार्बन इमिशन किया और 10 पैकेट कुरकुरे का बना लिया। बी बेवकूफ़ था, बी ने क्या किया, 110 यूनिट कार्बन का खर्च कर दिया और 10 पैकेट कुरकुरे का बनाया। तो इसने तो 40 एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। इसका कोटा कितना का था? 100 का था। 10 इसने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया ना, तो ये बी वाले को 10 कंपनसेट करना होगा। 10 कहाँ से कंपनसेट करेगा? इसके पास, इसने 70 ही यूज़ किया था, ए के पास 30 बचे हुए हैं, तो ये 10 खरीदेगा। बी जो है ना, ए से 10 खरीद लेगा और ए इसको दे देगा 10 यूनिट कि तुम ले लो, कंपनसेट कर लो। अब ए के पास 20 बचे और इसका ये जो 10 एक्स्ट्रा था वो कंपनसेट हो गया। 10 यूनिट का पैसा ये ए को पे करेगा। ए को क्या फ़ायदा मिला कि उसको पैसे मिल गए। तो ऐसे हम इंसेंटिव देते हैं इंडस्ट्रीज़ को कि तुम कार्बन बचाकर बेच सकते हो। कार्बन क्रेडिट इसी को हम बोलते हैं। पीपीपी मॉडल प्रमोट कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, और इनफॉर्मल सेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे। हम इकोनॉमिक्स में किए हैं ना एक टॉपिक, लेबर लॉज और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये भी कराए हैं कि 90% इंडियन इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर पे चल रही है। तो भैया ये जो हमारा ये वेस्ट मैनेजमेंट और ये वाला जो है ना, इसमें जो लोग काम करने वाले हैं वो भी सब इनफॉर्मल वाले हैं, तो उसको फॉर्मलाइज करो। मतलब इन इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, कचरा उठाते हैं, स्क्रैपर्स हैं, जो प्लास्टिक वगैरह खरीदने आते हैं, इन सबको फॉर्मल सेक्टर से अटैच करो, इनके लिए रूल्स बनाओ, तब अच्छा से हमारा ये काम हो पाएगा। और ये करना ही होगा क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट ना। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, ब्यूरोक्रेसी एक डिपार्टमेंट है, हाइजीन हेल्थ एक डिपार्टमेंट है, वाटर एक डिपार्टमेंट है, उसी तरीके से म्यूनिसपैलिटीज़ और उसमें भी एक वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। नहीं करोगे भैया तो 1 महीने में तुम्हारा एरिया रहने लायक नहीं रहेगा। साफ सफाई ज़रूरी है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना होगा हमको और कॉशस वे में ध्यान देना होगा। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मतलब अच्छे से कर लेना। अभी क्वेश्चन तो हम दे ही देंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक, चलो दूसरा टॉपिक देखो, ग्रीन हाइड्रोजन। ये भी इंपॉर्टेंट है यार। इंडिया डेवलप कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक, कहाँ पे डेवलप कर रहा है? खांडिया पोर्ट जो कि गुजरात में है। और किसके अंडर? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया का चल रहा है उसके अंडर हम ग्रीन हाइड्रोजन हब डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी डेवलप कर रहे हैं। और हमारा एम क्या है कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो और मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन हो। ठीक, मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन मतलब समुद्र वाला जो हमारा पोर्ट का एरिया है, लॉजिस्टिक वाला एरिया है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्लीन एनर्जी का प्रमोट हो। हम कोयला वाली एनर्जी का प्रमोट ना करें, हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करें। ठीक, और ये ग्रीन हाइड्रोजन हब देखो ना, इसलिए खांडिया पोर्ट पे बनाया जा रहा है, ताकि इस पोर्ट पे हम हाइड्रोजन को प्रमोट करेंगे। तो हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल है, इससे मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन होगा, मतलब कार्बन कमेगा।
इस गुजरात वाले स्पोर्ट के रीजन में, ठीक। अब ग्रीन हाइड्रोजन देखो होता क्या है, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल है, साफ सुथरा है, पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक। अब ग्रीन हाइड्रोजन पॉल्यूशन नहीं करता है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोलते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं तुम पहले समझो। ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है पहले वो समझो। एक रेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, मान लो यहाँ सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है, यहाँ पे हमको चाहिए रेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी स्टेप 1 में, ठीक। हमको अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या चाहिए, रेनेबल एनर्जी का सोर्स चाहिए। क्या कोयला आएगा? नहीं आएगा, कोयला वाला एनर्जी हमको नहीं चाहिए। क्या पेट्रोल वाला एनर्जी चाहिए? नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं पहले स्टेप में रेनेबल सोर्स का एनर्जी चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी हो, चल जाएगा क्योंकि सोलर रेनेबल है। तो रेनेबल सोर्स का एनर्जी ले लो, रेनेबल सोर्स का एनर्जी ले लो, रेनेबल सोर्स एनर्जी इन द सेंस रेनेबल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो और इस इलेक्ट्रिसिटी को एक इलेक्ट्रोलाइजर में सप्लाई करो। इलेक्ट्रोलाइजर का काम क्या होता है ना, ये पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइजर मशीन है, इसको करंट दो। कौन सा करंट दो? रेनेबल एनर्जी से आया हुआ करंट दो। गलती से भी कोयला पेट्रोल वाला करंट मत देना, नहीं तो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनेगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइजर को कहाँ से करंट मिलना चाहिए? रेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी से करंट मिलना चाहिए। इस इलेक्ट्रोलाइजर का काम क्या होता है? तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइजर का काम यही होता है कि हाइड्रोजन को ये अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। तो देखो इसमें पानी था, हाइड्रोजन को इसने अलग किया, ऑक्सीजन को ये अलग किया। अब ये हाइड्रोजन तो अलग हो गया, ऑक्सीजन तो हवा में मिल गया। हाइड्रोजन जैसे अलग हुआ, इस हाइड्रोजन को पाइप से जमा करो और एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाओ जिसका नाम रख दो ग्रीन हाइड्रोजन हब। यहीं पे हाइड्रोजन को स्टोर कर लो और स्टोर करने के बाद सप्लाई करो, तुम्हारा ग्रीन हाइड्रोजन रेडी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इसीलिए कहलाया क्योंकि हमने इसका प्रोडक्शन ही ग्रीन तरीके से शुरुआत किया था। इसके प्रोडक्शन में कहीं भी ग्रीन हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस एमिशन नहीं हुआ है। यहाँ भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लिए थे स्टेप 1 में, पहली बार जब बनाना शुरू किए थे ग्रीन हाइड्रोजन तब। और आज जब ग्रीन हाइड्रोजन बन गया है और यूज कर रहे हैं लोग, तो यूज करने से भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं हो रहा है। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन का जन्म और डेथ दोनों रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से होता है, इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक। ये फैक्ट ध्यान रखना। कैसे बन रहा है ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बन रहा है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइजर मशीन होगा जिसमें पानी डाल देंगे, पानी का केमिकल फार्मूला H2O होता है। इलेक्ट्रोलाइजर का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को अलग कर देना, ऑक्सीजन को अलग कर देना। ऑक्सीजन जो अलग हुआ एनवायरनमेंट में घुल मिल गया, हम लोग सांस ले लिए। हाइड्रोजन जो अलग हुआ, इस हाइड्रोजन को जमा कर लो। कहाँ जमा करोगे? एक हब बना लो, जिस हब का नाम रखना ग्रीन हाइड्रोजन हब। इस ग्रीन हाइड्रोजन हब में क्या स्टोर्ड है? हाइड्रोजन स्टोर्ड है। हाइड्रोजन का यूज करो जहां तुम्हारा मन है। तो यहाँ भी क्लीन एनर्जी से हाइड्रोजन बनाना शुरुआत किए और हाइड्रोजन अपने आप में क्लीन एनर्जी फ्यूल है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करता है। तो टोटल प्रोसेस ही ग्रीन है ना, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या है? जहां प्रोडक्शन हो, स्टोरेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो ग्रीन हाइड्रोजन का। यही तो पूरा हमारा ग्रीन हाइड्रोजन हब का चैनल है। मतलब यहां हम लिखे हैं क्योंकि यहाँ स्टोरेज, प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से होता है, लेकिन मेन वाटर का ब्रेकडाउन यहीं हो रहा है ना। तो एक प्रोसेस ये भी है इलेक्ट्रोलाइजर वाला, तुमको हम बताती हैं। तुम पूरा इसको ग्रीन हाइड्रोजन हब बोल सकते हो, ठीक। और ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है। तो देखो ये इलेक्ट्रोलाइजर क्या किया है? हाइड्रोजन को अलग कर दिया है, ऑक्सीजन को अलग कर दिया है। तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यही है इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोसेस टू स्प्लिट H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी को स्प्लिट कर देने के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, और जिस मशीन से करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोलाइजर। बात खत्म। इंडिया बना रहा है, कहाँ बना रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे बनता है, सब बता दिए। ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे तुमको पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन सेफ होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। वो फायदे नुकसान तो सब किए हुए हैं। बाकी अपनी जितनी कहानी थी वो समझ में आ गया होगा कि कहाँ बना रहा है ग्रीन हाइड्रोजन, किस मिशन से बना रहा है, क्या उसका एम है, ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या होता है, कैसे बनता है, सब बता दिए। अब एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रिगार्डिंग न्यूज देखो। IMD ने थोड़ा अभी, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने थोड़ा अभी अलर्ट जारी किया है कि ये जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला रीजन है ना, यूपी वाला, ये
नॉर्दर्न इंडिया वाला, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने का चांसेस है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम ज्योग्राफी में पढ़ते रहते हैं, बेसिक देख लेते हैं क्या है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर स्टॉर्म्स, वैसे स्टॉर्म्स होते हैं जो कि कैस्पियन या मेडिटेरियन सी में ओरिजिनेट हो रहे हैं। मेडिटेरियन सी याद करो, मैप पे करा चुके हैं, इसराइल के बगल में इधर है मेडिटेरियन सी। इंडिया यहाँ से शुरुआत करते हैं, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, और इसी वेस्ट एशिया में यहाँ पे इसराइल है, यहाँ मेडिटेरियन सी आगे है, याद करो, कराए हुए हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से जनरेट होता है? ये तूफानी हवा होते हैं और ये मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होते हैं। और ये क्या करते हैं? तो इंडिया में आकर ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नॉन मानसूलन रेनफॉल कराते हैं। मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश होती है और ये जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, ये मानसूनल नहीं होती है, नॉन मानसूनल होती है। क्यों होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ये जो बारिश होती है ना, इसको हम ये फसल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये अच्छी होती है, लेकिन लिमिट में होना चाहिए। लेकिन इसकी भी फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग सब बदल गई है अब, ठीक। तो ये छोटा सा ज्योग्राफी का न्यूज़ था, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं इसको, तो बस हम डेफिनेशन रिवाइज करा दिए हैं क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है ना। तो जो जितने भी पॉसिबल प्रीलिम्स के फैक्ट हैं अब हम 2-3 महीना डालेंगे। मेरा थोड़ा सा करंट अफेयर करने का अप्रोच अब थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, फैक्ट तुमको ज़्यादा मिलेगा। चौथा न्यूज़ देखो, IRDA। IRDA भी एक ऑथोरिटी है, इसका नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA का नाम ही यही है, ठीक। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब किसी न किसी एक्ट से या लॉ से बनी है। किस लॉ से बनी है? तो इसी लॉ से बनी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। इस एक्ट से बनी है और इस अथॉरिटी का नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है। ये काम क्या करती है? तो सुपरविजन और डेवलपमेंट इंश्योरेंस सेक्टर का, मतलब इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर का पूरा सुपरविजन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ये IRDA ही करती है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्टर करना, लाइसेंस देना, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ओवरऑल पूरा मैनेजमेंट इंश्योरेंस सेक्टर का वो IRDA करती है। हेड ऑफिस कहाँ है? हैदराबाद है। और ये बोथ लाइफ इंश्योरेंस को भी रेगुलेट करती है, जनरल इंश्योरेंस को भी रेगुलेट करती है, पब्लिक और प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनी को रेगुलेट करती है। यहाँ फंसाएगा UPSC, देखना ये जो IRDA है ना, ये लाइफ इंश्योरेंस को भी कवर करती है और जनरल इंश्योरेंस को भी रेगुलेट करती है और पब्लिक को भी करती है, प्राइवेट को भी करती है, ध्यान रखना, ठीक। ये तो हो गया प्रीलिम्स फैक्ट IRDA के बारे में। अब इंश्योरेंस सेक्टर तुमको मल्टीपल टाइम कराए हुए हैं, उसके फायदे नुकसान। अभी कैपिटल फ्लाइट हुआ था दिसंबर में, तो इंश्योरेंस सेक्टर पे आंसर लिखाए थे। कुछ फैक्ट तुमको हम बता देते हैं। लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे, इस ईयर का इकोनॉमिक सर्वे, मतलब लास्ट ईयर जो आया था इकोनॉमिक सर्वे 2025 में, वो इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे तुमको कराए हैं वो, इस बार का बजट, सब में इंश्योरेंस सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई है। और इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन कम है इंडिया में। इंश्योरेंस सर्वे हाईलाइट्स लैक ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर स्पेशली इन मिडिल क्लास। इंडिया में जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, इसमें इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। हमको इसको इंक्रीज करने की जरूरत है, ये इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइट कर चुका है। और बजट में इसके लिए हम अलग अलग प्रोविजंस भी डाले हैं। 100% FDI लास्ट ईयर भी हम अलाउ किए थे, दिसंबर में भी तुमको हम बताएं कि 100% FDI इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार ने अलाउ की है ताकि इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रो किया जाए। तो सरकार काम कर रही है, अभी भी तुमको इकोनॉमिक सर्वे बजट में हम कराए हैं, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। इंश्योरेंस सेक्टर का फायदे नुकसान तुमको हम करा चुके हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो कैपिटल फ्लाइट वाले चैप्टर में। अब इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर का कवरेज कम है, स्पेशली मिडिल क्लास में। क्यों कम है? क्योंकि प्रीमियम रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रीमियम जो भरना रहता है, सही से अवेयरनेस नहीं है, उतनी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है लोगों में। और इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में ही 100% FDI इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ किया हुआ है। बस ये था आज का करंट अफेयर, ठीक। चलो, वेस्ट मैनेजमेंट, ये मतलब एवरग्रीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना। और मैनुअल स्कैवेंजिंग तुमको जो हम बताएं ना वो करा देंगे। मैनुअल स्कैवेंजिंग इंपॉर्टेंट है, वो जल्दी आता नहीं है लेकिन करा देंगे उसको, ठीक। चलो, टेक केयर।